नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल संडे था और कल की क्लास आपकी चली नहीं थी, तो आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर को यानी कि 23 और 24 अप्रैल, तो 23 और 24 अप्रैल के करंट अफेयर को हम एक साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, कल था संडे, तो कल आपके पास काफी ज्यादा टाइम रहा होगा और आप लोगों को भी, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि संडे का दिन प्रॉपर यूज करिए, उसका प्रॉपर यूटिलाइज करिए, जैसा कि आपका एग्जाम भी बहुत करीब है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोगों ने अभी तक का जितना भी करंट अफेयर पढ़ाया गया है उनका आप लोगों ने रिविजन किया होगा, और साथ ही साथ अपने अदर सब्जेक्ट्स भी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनका भी आप लोग रिविजन कर रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है आपके एग्जाम में। और यूपी स्पेशल जो लोग इस बार पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हैं 14 मई का, अच्छे से यूपी स्पेशल पढ़ लीजिए, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही जरूरी ये सारी चीजें हैं। चलिए आते हैं अपने क्लास पे और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास और देखते हैं आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, जैसा कि पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, उसके पहले ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है। जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड कर रही हूं तो कोशिश करिएगा साथ में आंसर देने की। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि पंचायती राज व्यवस्था है और पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए एक सम्मेलन मनाया जाता है, राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। और ये क्या है, पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, कहा दोस्तों, नई दिल्ली में। और इसी दौरान उन्हीं के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किया गया जिन लोगों ने पंचायती क्षेत्र में जो है कार्य किया है। बात करें दोस्तों यहाँ पे, जैसा कि जो पंचायती राज्य मंत्रालय है वो 24 अप्रैल को निर्धारित राष्ट्रीय पंचायत दिवस के क्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 17 से लेकर के 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मनाया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मनाया गया पंचायती राज्य मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, 17 से लेकर के 21 अप्रैल तक। और इसी दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ पे बात करें दोस्तों, इसी के साथ साथ इस दिवस को, ठीक है, यादगार बनाने के लिए जो मंत्रालय ने इस अवसर को यादगार बनाने के लिए एक जो है कई सम्मेलनों की एक श्रृंखला भी आयोजित की। किस विषय के तहत, तो ये पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव, ठीक है, इसी विषय वस्तु के तहत पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है कई सम्मेलनों की एक श्रृंखला भी आयोजित किया गया। तो देखिए यहां से हमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है कि 24 अप्रैल को दोस्तों क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे पंचायती राज मंत्रालय ने 17 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक दोस्तों क्या मनाया, पंचायती राज्य, ठीक है, पंचायती राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह भी मनाया। दोस्तों अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए, ठीक है, जैसे कि हमें एक पॉइंट मिला कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था दोस्तों, तो अगर आपसे पूछा था तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन जो था वो पंचायती, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक था और पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का ही जो है स्वरूप है। वही बात करें अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता, ठीक है, जिनकी समिति भी बनी थी दोस्तों। कब बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी दोस्तों 1957 में, और इन्होंने ही जो है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था
व्यवस्था की स्थापना की बात किया था, तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का जनक कहा जाता है। क्योंकि अगर आपको पता है पंचायती राज्य व्यवस्था जब आई, इसे संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1992 में। इसी के तहत जो है पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद जोड़ा गया दोस्तों। कौन सा जोड़ा गया, 243 जोड़ा गया। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई दोस्तों, अनुसूची जोड़ी गई 11वां। कितने विषय थे इसमें, 11 अनुसूची में 29 विषय थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। आइए बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से संबंधित कुछ और भी करंट अफेयर को। जैसे कि फाइटर जेट उड़ाने वाली देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी दोस्तों, कौन बनी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आपसे प्रश्न आना चाहिए जो कि दूसरी महिला राष्ट्रपति है दोस्तों, तो आपको पता है देश में भी ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है और यहाँ पे फाइटर जेट उड़ाने वाली भी दूसरी महिला राष्ट्रपति है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों, तो प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल जो कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी और फाइटर जेट उड़ाने वाली भी पहली महिला राष्ट्रपति थी। और ध्यान रखिएगा फाइटर जेट उड़ाने वाली अगर राष्ट्रपति सिर्फ देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पे आती है, क्योंकि सबसे पहले जो फाइटर जेट उड़ाया था राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उड़ाया था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस फाइटर जेट को राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ाया। यहाँ पे हम बात करते हैं कि फरवरी 2023 को नई दिल्ली में 2019, 2022 और 2021 के लिए संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप, जिसे हम अकादमी रत्न के नाम से जानते हैं, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया दोस्तों, किसने किया, राष्ट्रपति जी ने किया। वही बात करें आईएनएस द्रोणाचार्य, ध्यान रखिएगा आईएनएस द्रोणाचार्य को अपने उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति कलर से सम्मानित किया, किसने किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो हाल फिलहाल में चर्चा में थे। अब आपको करना है स्टैटिक्स पोर्शन रेडी। क्या करना है, पॉलिटी की बुक उठानी है और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ लेना है कि हमारे संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी समितियां पंचायती राज व्यवस्था के तहत बनी थी। ये सारी चीजें अब आपकी जिम्मेदारी है यहां से पॉलिटी का एक पार्ट तैयार करना और ध्यान रखिएगा यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्न में से किस संस्था के द्वारा मिशन 50 के EV4 ECO लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा EV यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फॉर इकोलॉजी। मिशन 50 के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फॉर इकोलॉजी मिशन जो शुरू किया गया दोस्तों, किसके द्वारा किया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की खरीद को बढ़ावा देना और उसके विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों ये संस्था जो आपके सामने दिख रही है RBI, नाबार्ड, सिडबी या फिर सेबी। करेक्ट आंसर है सी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसने जो एक मिशन चलाया है जिसका नाम है 50 के EV फॉर इकोलॉजी। आइए बात करते हैं दोस्तों सिडबी ने देखा जाए किसके लिए दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की जो मूल्य श्रृंखला है उसके विकास के लिए और साथ ही साथ उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन चलाया है 50 के EV4 ECO पायलट मिशन जो है ये शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है उनको अपनाने को बढ़ावा मिले और देश में क्या हो, संबद्ध बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान किए। किससे दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना। इस परियोजना के तहत देखिए प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि ऋण प्रदान किया जाएगा सिडबी के द्वारा। किस चीज के लिए, 2 पहिए वाहन जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, 3 पहिया या फिर 4 पहिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके उत्थान को प्राथमिकता देने के लिए एक तरीके से ऋण प्रदान किया जाएगा इस मिशन के तहत, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीद सके, इस क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, इस योजना का बेसिकली उद्देश्य क्या है, जैसा कि मैंने अभी देखा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के किफायती वित्त पोषण तक पहुंच प्रदान करना, ताकि लोगों को वित्त पोषित किया जा सके और वो क्या कर सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद सके। तो एक तरीके से इन्वायरमेंट, चूंकि आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर इकोलॉजी, तो इन्वायरमेंट को ठीक है पोल्यूशन मुक्त करने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए ये सरकार की एक पहल है। सरकार की ने
सिडबी के अपने स्तर पे एक पहल है और इसी के तहत जो बैटरी स्वैपिंग सहित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, ताकि एक तरीके से किफायती ऋण लोगों को मिल सके और फिर लोग इस तक पहुंच बना सकें। चूंकि बात कर रहे हैं सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2 अप्रैल को हुई थी, 1990 में हुई थी। मुख्यालय की दोस्तों बात किया जाए तो लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश का राजधानी है, ये इसका मुख्यालय है। वही वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है वह शिव सुब्रमण्यम रमन जो है वो इस समय सिडबी के वर्तमान चेयरमैन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन बन गया है? तो देखिए हाल फिलहाल में अभी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने अपनी रिपोर्ट जारी किया और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला जो देश बन गया है दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा देश भारत बन गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी किया जाता है। और इसने भी हाल ही में अपनी नई रिपोर्ट जारी किया है और इससे बताया है कि वर्तमान में दुनिया का जो सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है दोस्तों, वो कौन बन गया है? ये चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत बन गया है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की जो वर्तमान जनसंख्या पहुंच गई है कितना दोस्तों? तो 1428.6 मिलियन। अगर इस तरह से देखें तो 142.86 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। और चाइना जो कि हमसे थोड़ा ही पीछे रह गया, कितना दोस्तों? तो 1425.7 मिलियन, जिसे हम 142.57 करोड़ हम कह सकते हैं, इतनी पहुंच गई। यानी कि लगभग कितनी मिलियन हो गई? 2.9, यानी कि 29 लाख का अंतर हमें इन दोनों की जनसंख्या में देखने को मिल रहा है, भारत और चीन। अभी तक दुनिया का सबसे पॉपुलेशन वाला जो देश था वो चीन था, लेकिन अब 29 लाख की जनसंख्या अधिक हो गई भारत में। इसके साथ भारत जो है ये दुनिया का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश वर्तमान में बन गया है। अगर हम इसकी पॉपुलेशन को डिवाइड करें कि युवाओं की संख्या कितनी है, ठीक है, तो हमें देखने को मिला है कि जो 14 साल तक के जो उम्र के लोग हैं वर्तमान में भारत में, वो 25% तक के लोग हैं। वहीं 10 से लेकर के 19 साल के लोग कितने हैं? 18% है। वहीं 10 से लेकर के 24 साल तक की जो जनसंख्या है वो 26% है। सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या की बात करें 15 से लेकर के 64% तक, तो वो लगभग 68%। तो लगभग जो जनसंख्या है वो इतनी, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या लगभग 68% लोगों की जो जनसंख्या है वो 15 से लेकर के 64 ईयर्स तक के लोगों की है। प्रजनन दर के बारे में इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत की जो कुल प्रजनन दर है वो कितनी अनुमानित की गई है? 2.0 अनुमानित की गई है। वहीं इस रिपोर्ट में यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की जो रिपोर्ट है उसमें भारत में जो पुरुष और महिलाओं के अलग जो है एवरेज लाइफ जो है एक्सपेक्टेंसी यानी कि उनकी जीवित रहने की जो संभावना बताया गया है, तो पुरुषों की देखिए 71 बताया गया, महिलाओं की 3 वर्ष अधिक है यानी कि 74 ईयर्स है। ठीक है, तो ये एक तरीके से एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो महिलाओं की ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में। दोस्तों ये एक यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है यानी कि जो महासभा है उसी की ये एक सहायक अंग है। इसके स्थापना की दोस्तों बात किया जाए तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक 20 साल के बाद यानी कि 1987 में इसका नाम बदल के जो आधिकारिक नाम हुआ संयुक्त राष्ट्र कोष ये कर दिया गया। इस रिपोर्ट कौन सी जारी करता है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है UNFPA जो है वो ज्वाइन करता है। ठीक है, एक तरीके से रिलीज करता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महिला इकाई को कितने लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो
तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महिला इकाई को भारत के द्वारा जो लाख अमेरिकी डॉलर का जो योगदान दिया गया है वो करेक्ट आंसर इज बी, 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो योगदान दिया गया है 5 लाख अमेरिकी डॉलर का, उद्देश्य क्या है भारत का, तो लैंगिक समानता और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण, तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के जो है बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो महिला को इकाई है उसको भारत के द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है। ये जो चेक प्रदान किया गया है वो संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज ने जो संयुक्त राष्ट्र महिला के मुख्य स्वैच्छिक बजट है उसमें जो है भारत सरकार की योगदान का चेक सौंपा है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजों की, कुछ अन्य चीजों की। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वित्तीय ढांचे की बात हो रही है कि जो वित्तीय ढांचा है उसमें सुधार के लिए राष्ट्रमंडल समूह की जो अध्यक्षता करेगा वो भारत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सहमति बनी है, देखिए जो राष्ट्रमंडल जो देश है उनके जो विभिन्न वित्त मंत्री हैं, उन देशों के मंत्रियों ने जो कमजोर देश है, ठीक है, उन कमजोर देश के विकास के वित्त पोषण तक पहुंच बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक वित्तीय संरचना में व्यवस्थित सुधार का आह्वान किया है। और इसी के तहत वित्तीय ढांचे में सुधार के लिए जो राष्ट्रमंडल के समूह देश है, जो राष्ट्रमंडल समूह के देश है, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि भारत जो है इसकी अध्यक्षता करेगा और साथ ही साथ ये जो अध्यक्ष होगा वो भारत होगा और उपाध्यक्ष कौन होगा दोस्तों, नाइजीरिया होगा। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल समूह के जो वित्तीय ढांचे पे सुधार के लिए जो समिति बनी है, जो आयोग बनेगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों, भारत करेगा और इसके उपाध्यक्ष नाइजीरिया होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुख के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो मादक पदार्थ विरोधी बल है, ठीक है, जो टास्क फोर्स है, उनका जो है प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया दोस्तों, वो किया गया देश की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जितने भी जो हमारे देश में कितने राज्य है दोस्तों, इस समय वर्तमान में 28 राज्य है प्लस 8 जो है यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, और इनके जो एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के जो प्रमुख है, इन प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, नई दिल्ली में किया गया। और इस सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि थी दोस्तों वो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी थे। ठीक है, इस सम्मेलन के दौरान ध्यान रखिएगा जो अमित शाह जी ने जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसको उन्होंने विमोचन किया। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा नशा मुक्ति भारत राष्ट्रीय संकल्प पुस्तिका का भी गृह मंत्री जी के द्वारा विमोचन किया गया। इसके साथ ही देखा जाए उन्होंने एक मोबाइल ऐप भी इसी के साथ जारी किया। कौन सा दोस्तों, मैप ड्रग्स मोबाइल। ठीक है, तो जो ड्रग्स होती है, जो ऐसी चीजें जो देश में जो अवैध खेती की पहचान करने और साथ ही साथ उन्हें नष्ट करने के लिए एक मैप ड्रग्स मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का भी शुभारंभ गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया। ठीक है, ये सारी चीजें थी। आइए हम देख लेते हैं कुछ अन्य भी करंट अफेयर जो जरूरी है, जैसे कि अभी हाल ही में जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, क्या नाम है दोस्तों उनका, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत की। ठीक है, तो साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत के जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है इस पोर्टल का, तो जो बीज उत्पादन है, ठीक है, बीज का उत्पादन और ना सिर्फ उत्पादन बल्कि गुणवत्तापूर्ण जो है बीज की पहचान करना और उसको प्रमाण देना। ठीक है, प्रमाणन की चुनौतियों से निपटने के लिए इस साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसे क्या किया जाएगा दोस्तों, किस थीम पर विकसित किया गया है, तो उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर इसे विकसित किया गया। ठीक है, तो बीज उत्तम रहेगी उससे समृद्धि बढ़ेगी, किससे, किसानों की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, जो राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के जो एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुख हैं, उन प्रमुखों का पहला सम्मेलन जो हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। मुख्य अतिथि के तौर पे केंद्रीय गृह मंत्री थे। वहीं बात करें सारथी पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी के द्वारा। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण बीज के उत्पादन के लिए, ठीक है, और उसको प्रमाणन करने की चुनौतियों से निपटने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस शहर में प्रदर्शनी इंडिया स्टील 2023 आयोजन हुआ है। ठीक है, तो प्रदर्शनी इंडिया स्टील 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है दोस्तों, ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है डी यानी कि मुंबई में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बात करें ये जो
इंडिया स्टील सम्मेलन जो आयोजित किया गया है दोस्तों, वो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके किसके सहयोग से? तो वाणिज्य विभाग, ठीक है, जो कि किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और साथ ही साथ फिक्की के सहयोग से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा वाणिज्य विभाग और फिक्की के सहयोग से इस्पात उद्योग पर एक सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका नाम है इंडिया स्टील 2023। इसका जो उद्घाटन किया गया दोस्तों, वो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा किया गया। और इस इंडिया स्टील जो आयोजन है, जो प्रदर्शनी है, उद्देश्य क्या है? तो जितना भी जो इस्पात उद्योग में जो नवीनतम विकास है, जो चुनौतियां है, जो एक तरीके से अवसर है, उन सब पर चर्चा करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन, इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ठीक है। आइए बात करते हैं फिक्की के बारे में, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की दोस्तों स्थापना हुई थी 1927 में। किसके द्वारा? घनश्याम दास बिरला जी के द्वारा हुआ था। मुख्यालय दोस्तों देखिए क्या है? नई दिल्ली में। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो है सुब्रकांत पांडा जी, जो है वो फिक्की के अध्यक्ष है। फिक्की कार्य क्या करता है दोस्तों? जो उद्योग जगत है, उन उद्योग जगत के जो विचार है, जो चिंता है, उनको व्यक्त करता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो उद्योग है, यानी कि जो इंडस्ट्री है, जो ट्रेड है, उनके पक्ष में जो कुछ भी नीतियां बनानी है, ठीक है, तो नीतियों को बनाने के लिए सरकार को प्रभावित करने की भी कोशिश करता है। यानी कि एक तरीके से सरकार जो है जब नीतियां बनाती है, तो किस तरह की नीति होनी चाहिए जो उद्योग और व्यापार को सकारात्मक रूप से क्या करे? प्रभावित करे। तो ऐसी नीतियों को बनाने के लिए सरकार को प्रोत्साहित करता है, उनके सामने विचार व्यक्त करता है। कौन दोस्तों? फिक्की, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, उसके पहले कुछ और भी सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि फूड कॉन्क्लेव 2023 मंथन का कार्यक्रम दोस्तों कहाँ हुआ? तेलंगाना में। वही बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक की जो वसंत वार्षिक बैठक हुई थी दोस्तों, कहाँ हुई थी? वाशिंगटन DC में। और हमने देखा था देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है यानी कि निर्मला सीतारमण जी, वो इस बैठक में उपस्थित थी। वही देखिए, अभी हाल की बात करें दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्री है यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है, जितेंद्र सिंह, माफ करिएगा, जितेंद्र सिंह ने प्रतिष्ठित पेशेवर संगठन, क्या नाम है दोस्तों? डायबिटीज इंडिया। इस डायबिटीज इंडिया के द्वारा जो आयोजित किया गया था 3 दिवसीय, ठीक है, विश्व डायबिटीज सम्मेलन, उसका उद्घाटन किया। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में। तो विश्व डायबिटीज सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों की किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत 625 परिवारों को फिर से अपने लापता लोगों से मिलाया गया, ठीक है। तो देखिए आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन मुस्कान है, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत 625 परिवारों के जो लापता लोग थे, उनको उनके परिवारों से जो मिलाया गया है, ये हरियाणा में, ठीक है। और इसके बारे में बात करते हैं, तो हरियाणा में जो है ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगभग 625 परिवारों के जो लापता लोग थे, उन लापता लोगों को अपने परिवारों से मिलाया गया। ऑपरेशन मुस्कान की बात करें दोस्तों, जिसे ऑपरेशन स्माइल के नाम से जाना जाता है, ये बेसिकली जो लापता बच्चे होते हैं उनका पता लगाना, और ना सिर्फ पता लगाना बल्कि उनका पुनर्वास करने के उद्देश्य से इस परियोजना को चलाया गया। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ये 1 महीने तक चलाया जाने वाला अभियान था। इसके अंतर्गत जो राज्य के जो पुलिस कर्मचारी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो लापता बच्चों की पहचान करते हैं, उन्हें बचाते हैं, और इसके लिए विभिन्न वो कार्य करते हैं, ठीक है। और उन्हें फिर क्या करते हैं? उन लापता बच्चों को उनके परिवारों से फिर से मिलाते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन मुस्कान जो है इसी चीज के लिए चलाया गया था। आइए कुछ और भी हम चीजें देखते हैं जो जरूरी है, जैसे कि ध्यान रखिएगा निम्हांस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंस, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा एक NGO है जिसका नाम है आश्रय हर्ष ट्रस्ट, ठीक है। इन्होंने मिलकर के एक समझौता किया है, और इन्होंने जो है एक कार्यक्रम है जिसका नाम है नमन, ठीक है। नमन नामक एक व्यापक ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसको चलाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो नमन जो है ये एक ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, और इसको चलाने के लिए दोस्तों निम्हांस और एक NGO है आश्रय हर्ष ट्रस्ट, इन्होंने मिलकर के समझौता किया है, ठीक है। आइए कुछ और भी चीजें देखते हैं, जैसे कि पीड़ितों, विशेष करके जो महिलाएं होती हैं और बच्चे होते हैं, उन महिलाओं को तस्करों के चुंगल से बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन आहट, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ऑपरेशन आहट किसके द्वारा चलाया गया था? बताया मैंने इसके बारे में। वही देखिए, जब अफगानिस्तान में तालिबान ने शासन जो है सत्ता का जब
वो क्या पलट क्या, तो वहां पे जो भारतीय थे, जो फंसे हुए भारतीय थे, उन भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन देवी शक्ति। वहीं जैसा कि आपको पता है, हाल फिलहाल में तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, तो उस भूकंप के द्वारा जो है एक मदद दी गई सरकार के द्वारा, उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, तो ये था कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित राष्ट्रपति निवास आम जनता के लिए खोला गया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। करेक्ट आंसर इज बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है, वहां पे एक जो है स्थान है जिसका नाम है मशोबरा। मशोबरा में राष्ट्रपति जो निवास था उसे राष्ट्र जो है देशवासियों को समर्पित कर दिया कि किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, इस राष्ट्रपति निवास को किस रूप में जाना जाता है? प्रेसिडेंशियल रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। वही बात करें, ऐसा ये पहली बार हो रहा है जब से ये जो राष्ट्रपति भवन बना था। ठीक है, राष्ट्रपति निवास जो है 173 सालों में पुराने भवन के दरवाजे जो है ऐसा पहली बार आम जनता के लिए खोले गए। ठीक है, इससे पूर्व बात करें, इसी के साथ साथ जब इन्होंने समर्पित कर रही थी राष्ट्रपति जी मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास को, इसके पूर्व उन्होंने देखा जो शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान का भी दौरा किया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि दिन से संबंधित है कि हाल ही में कब विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए साथ में आप लोग। और विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया गया दोस्तों वो 22 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, तो 22 अप्रैल को देखा जाए, पर्यावरण का जो संरक्षण है उसको समर्थन जो है दिखाने के लिए हर साल देखा जाए तो 22 अप्रैल को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। उद्देश्य क्या इस दिवस को मनाया जाने का? जैसा कि हमने पहले ही बताया, जो पर्यावरण है उसके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक है, या उनके बीच जागरूकता पैदा करना पर्यावरण संरक्षण के लिए। जैसा कि जब भी हम डेज की बात करते हैं तो थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस वर्ष की थीम की बात किया जाए, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस 2030 की थीम क्या है दोस्तों? हमारे ग्रह में निवेश जो है वो इसकी थीम है। अगर बात करें इसका विचार, यानी कि इस तरह पृथ्वी दिवस मनाए जाने का जो विचार था, ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा 1969 की बात है। सैन फ्रांसिस्को, यूएसए का शहर सैन फ्रांसिस्को, वहां पे यूनेस्को का सम्मेलन हो रहा था। और इस यूनेस्को सम्मेलन के दौरान एक शांति कार्यकर्ता थे जिनका नाम था जॉन, ठीक है, मैकोकेनल। ठीक है, मैकोकेनल, और इन्होंने जो है एक प्रस्ताव दिया कि भाई हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक दिवस मनाना चाहिए जिसका नाम है, ठीक है, ये पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव इन्होंने जॉन मैकोनेल के द्वारा रखा गया। वही बात करें तो इनके प्रस्ताव के आधार पे आगे चल करके जो है पहली बार 21 मार्च को 1970 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा, पहला जो दिवस मनाया गया था विश्व पृथ्वी दिवस वो 21 मार्च को मनाया गया था। फिर आगे चल करके, ठीक है, यहाँ पे बाद में जो है 22 अप्रैल 1970 को इसी समय जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक सीनेटर है, उन्होंने जो है बदल दिया, जिनका नाम था क्या? गैलॉर्ड नैशनल। तो उन्होंने आगे चल कर जो है 22 अप्रैल कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज है। चलिए अब कुछ और भी दिवस के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 21 अप्रैल को हम लोगों ने क्या मनाया दोस्तों? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया। वही बात करें सिविल सेवा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी, विषय क्या था? तो विकसित भारत का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना, ये इसका विषय था। वही बात करें हमने 20 अप्रैल को क्या मनाया? संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया। ठीक है, और कुछ दिवस है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 19 अप्रैल को हम लोगों ने विश्व लीवर दिवस मनाया, विश्व धरोहर दिवस मनाया दोस्तों 18 अप्रैल को, वही विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया 17 अप्रैल को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो अभी आपसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था और आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, उसको हम लोगों ने देखा। आइए बात करते हैं आज के लास्ट प्रश्न की, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते? तो जैसा कि पता है हाल ही में 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने कुल कितने 14 जो है मेडल जीते हैं। तो अभी हाल ही में देखा जाए, यानी कि 9 से लेकर के 14 अप्रैल तक, ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 36वां संस्करण का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 22 देशों के लगभग 331 पहलवानों ने भाग लिया। और भारत की तरफ से कितने पहलवानों ने दोस्तों?
30 पहलवानों ने भाग लिया। इस चैंपियनशिप में बात करें भारत ने कितने मेडल जीते, जैसा कि आपसे प्रश्न पूछा गया, तो 14 मेडल, कुल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है, बाकी 3 जो है वो सिल्वर मेडल है, और 10 की बात करें तो वो ब्रॉन्ज मेडल है। तो टोटल 14 मेडल है, उसमें से मात्र 1 गोल्ड मेडल जीता। और गोल्ड मेडल जीता दोस्तों किसने, यहां पे हम बात करें तो मेंस में जीता 57 किग्रा जो फ्री स्टाइल में किसने दोस्तों, अमन सहरावत ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। और इसी गोल्ड मेडल के साथ अगर हम पदक तालिका की बात करें तो भारत का स्थान कितना हो जाता है दोस्तों, 7वां स्थान। तो आपसे स्थान में पूछ सकता है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 जो 36वां संस्करण, उसमें भारत में पदक तालिका में कौन सा स्थान है, 36वां स्थान, माफ करिए 7वां स्थान है 14 मेडल के साथ। बात करें दोस्तों यहाँ पे देखिए जो मेडल होता है वो जो गोल्ड मेडल के आधार पे, जो ये पदक तालिका में जो रैंक होती है वो गोल्ड मेडल के आधार पे होती है। और इसी स्वर्ण पदकों के आधार पे जो शीर्ष देश रहे हैं वो कजाकिस्तान रहा है, जापान रहा है और ईरान रहा है। ठीक है, चूंकि हम अभी बात कर रहे हैं कजाकिस्तान के अस्ताना में, ठीक है, 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। और अगर आपसे पूछते 35वां जो कि 2022 में आयोजित किया गया था, कहां, उलानबटोर मंगोलिया में आयोजित किया गया था। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का प्रश्न था, इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीजें पूछी जा सकती है, स्पेशली ये सब नाम याद रखिए किसने गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ पे हुआ। चलिए, ये था दोस्तों आज का टर्न हमारा एमसीक्यू। अब बात करेंगे दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। सबसे पहला हमारा फैक्ट्स है कि अभी हाल ही में एक बुक जो है, एक पुस्तक जिसका विमोचन किया गया है, नाम क्या है, सचिन @50। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, ठीक है, सेलिब्रेटिंग द मैस्ट्रो। इसके लेखक कौन है, बोरिया मजुमदार जो है वो इसके लेखक है। वही देखिए, विस्टन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो बनी है वो हरमनप्रीत कौर बनी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों, रणधीर ठाकुर को नियुक्त किया है। वही देखिए, अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा कौन, ये करेगा अर्जेंटीना। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पेरू करने वाला था, लेकिन उससे जो है मेजबानी ले ली गई है, अब कौन करेगा, अर्जेंटीना करेगा। वही देखिए, प्रतिष्ठित, ठीक है, एक पुरस्कार है जिसका नाम है संकोबात मानवतावादी पुरस्कार, और इसे किससे सम्मानित किया गया है, तो सोनम वांगचुक को जो है इससे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर, जिसमें हम लोगों ने 10 एमसीक्यू और साथ ही साथ फैक्ट्स ऑफ द डे देखा। और एमसीक्यू के दौरान मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किया, उम्मीद है आप उसका आंसर करेंगे। बाकी डेली करंट अफेयर्स का जो है पीडीएफ जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसको आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए और अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें। फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।